हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि एक खबर आ रही कि फ़लस्तीन के द्वारा है आरोप लगाया जा रहा है इज़राइल पर कि जो गाज़ा पट्टी में अटैक किया जा रहा है इज़राइली सेना के द्वारा, वहाँ पर हथियार के तौर पर सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जा रहा है। और यह आरोप लगाया जा रहा है कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस रासायनिक हथियार के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है अतीत में। लेकिन इसके घातक परिणाम को देखते हुए कुछ संगठन का निर्माण किया गया। उन संगठनों द्वारा इसके मानक तय कर दिए गए और यह प्रतिबंध लगाया गया कि ना ही इसका निर्माण किया जाएगा, ना ही इसका व्यापार किया जाएगा और ना ही इसका भंडारण किया जाएगा। हम प्रत्येक पहलू पे चर्चा करेंगे। फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, यहाँ सफेद फास्फोरस की ही चर्चा क्यों हो रही है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा उन संस्थाओं के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने फास्फोरस को रासायनिक हथियार के तौर पर प्रयोग को नियंत्रित किया, या कहें रासायनिक हथियार पर प्रतिबंध लगाया और आज तक उनकी निगरानी करते चले आ रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले रूस पर भी यह आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन युद्ध में सफेद फास्फोरस का उसने प्रयोग किया है। तो इसके विषय में डिटेल में हम वीडियो आगे देखने वाले हैं। हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वह है सफेद फास्फोरस। यह कैसे हथियार के तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा है, इसके एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ फास्फोरस तीन प्रकार का दिख रहा है। एक तो सफेद फास्फोरस है, दूसरा लाल फास्फोरस और तीसरा काला फास्फोरस। जो हमारे अध्ययन के केंद्र में रहने वाला है वह सफेद फास्फोरस रहने वाला है। यह सफेद रंग का होता है, कभी कभी येलोइश कलर लिए हुए रहता है और यह विषैला होता है बहुत, और अत्यधिक क्रियाशील होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तुरंत अभिक्रिया करता है यह, और अत्यधिक मात्रा में यह क्या करता है, ताप को जनित करता है। इसके अलावा जहरीला भी होता है, रंगहीन होता है और इसे पानी में रखा जाता है। और आप कहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रियाशील है तो पानी में क्यों रखा जा रहा है, उसमें तो ऑक्सीजन होता है। तो बता दें आपको, इसके लिए मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यह रंगहीन भले लगता है लेकिन इसमें से लहसुन की गंध आती है, लहसुन की गंध जैसी आती है। पानी में नहीं घुलता है यह, इसीलिए इसे पानी में देखिए यहाँ रखा गया है। अंधेरे में यह चमकता है। यह तो हमने एक साधारण रूप इसका देखा, आगे हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया सफेद फास्फोरस ही हमारे केंद्र बिंदु में रहने वाला है। लाल फास्फोरस की बात करें तो यह इसका बहुतायत प्रयोग होता है, यह विषैला नहीं होता। सामान्य तौर पे आप घरों में जो माचिस प्रयोग में लाते हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, बीड़ी, सिगरेट जलाने के लिए, उसके जो नोड पर लगा हुआ होता है वह लाल फास्फोरस ही लगा हुआ रहता है। यह लौह धूसर चमक इस तरह देखिए, यह है लाल फास्फोरस। यहाँ पे मैंने दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है सामान्य जीवन में, और यहाँ यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काला फास्फोरस के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ आवश्यक थी, इसलिए मैंने रख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में क्यों रहा, मैं पहले ही बता दिया आपको कि इजरायली सेना पर आरोप लगाया जा रहा है फिलिस्तीन के द्वारा कि इन्होंने रासायनिक हथियार का प्रयोग किया है। यहां अगर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तो यहां यह फास्फोरस, सफेद फास्फोरस छोड़ा गया है, और जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है, आप देख रहे हैं कि यहां पर यह गहरा धुंध उठ रहा है और यहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है। लगभग कहा जाता है कि 800 डिग्री सेल्सियस से लेके 1200 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर तापमान पैदा हो जाता है, और इस परिस्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद या व्हाइट फास्फोरस बम के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। अत्यधिक आबादी वाले यानी कि सेना के द्वारा इसका ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है जहां पे सामान्य नागरिक नहीं रह रहे हों या युद्ध का मैदान हो। जैसे इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि एक तरह से धुंध के लिए, जब यह धुंध बन जाती है तो सेना एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी के साथ मूव कर सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन से बचने के लिए इस प्रकार के धुंध पैदा कर दिया जाता है, और उसकी आड़ में सेना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, या फिर कोई व्यक्ति एक से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि लेकिन खुले स्थानों पर सैनिकों को कवर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की इसकी अनुमति है। अब जो मुख्य बिंदु है सफेद फास्फोरस संबंधित, वो देखते हैं। आप यहां देख रहे हैं ये जो आतिशबाजी दिख रही है, यहां पर यह आतिशबाजी नहीं है, कहा जा रहा है कि वही सफेद फास्फोरस बम के रूप में बरसाया जा रहा है गाजा पट्टी पे।
एलोट्रोप्स अपरूप सफेद फास्फोरस का एक ऐसा युद्धक हथियार है जिसमें रासायनिक तत्व फास्फोरस के किसी अपरूप का उपयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः प्लास्टिक मिला हुआ रहता है, प्लास्टिक का इसमें उपयोग किया जाता है। पायरोफोरिक सफेद फास्फोरस के स्वतः ज्वलनशील पायरोफोरिक तत्व है। यह हवा के संपर्क में आने पर तीव्रता के साथ प्रज्वलित हो जाता है, अत्यधिक ज्वलनशील है। कपड़ा, ईंधन, गोला बारूद, अन्य ज्वलनशील पदार्थों को प्रज्वलित कर सकता है और इसकी आग को पानी से बुझाया भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग ट्रेसर, गोला बारूद में रोशनी युक्त धुआं उत्पन्न करने और ज्वलनशील तत्वों के रूप में भी किया जाता है। यहां पर मैंने बार बार इसकी कुछ तस्वीरें ऐड कर दी हैं, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इसके विस्फोट की, आप कल्पना कर सकते हैं केवल इसकी। रासायनिक प्रतिक्रिया अपनी आक्रामक क्षमताओं के अलावा सफेद फास्फोरस एक अत्यधिक तीव्र धुआं उत्पादक एजेंट है। मैंने पहले बताया कभी कभी क्या होता है, कवर सुरक्षा देने के लिए जो सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है कि अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के लिए, तो यह क्या करता है, बहुत ज्यादा धुआं उत्पन्न कर देता है। और यह धुआं क्या, जो हवा के साथ प्रतिक्रिया करके तत्काल विषाक्त फास्फोरस पेंटोक्साइड वाष्प आवरण का निर्माण कर देता है। और जो यह यहां पे धुंध बन रहा है यह बहुत जहरीला होता है। और इस फास्फोरस के बारे में और खतरनाक चीज आप देखेंगे कि जब इसका विस्फोट किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ तब तक अभिक्रिया करता रहता है जब तक या तो फास्फोरस समाप्त नहीं हो जाता या फिर ऑक्सीजन समाप्त नहीं हो जाती। तो ऐसा कहा जा रहा है कि गाजा पट्टी में इसलिए इजराइल के द्वारा ऐसी चीजें की जा रही हैं कि जिससे कि वहां के लोग दम घुटने से भी मर जाएं, यानी कि जो शेल्टर वगैरह में पड़े हुए हैं, शरण लिए हैं, वे भी मर जाएं। हालांकि इजराइल का इस पे क्या स्टैंड है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा अभी आरोप लगाया जा रहा है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के अनुसार अगर किसी खुली जगह पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाए तो कई किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया इसकी प्रज्वलनशीलता के बारे में कि तब तक जलता रहेगा जब तक या तो फास्फोरस न समाप्त हो जाए या फिर ऑक्सीजन न समाप्त हो जाए। इसके अलावा जब यह फैलता है तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति इसको इनहेल करता है, जब कोई व्यक्ति सांस के द्वारा इसे अंदर लेगा, वैसी परिस्थिति में यह शरीर में जाकर आंतरिक अंगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है और यह हड्डी तक को गलाने की क्षमता रखता है। और अगर सही समय पर इसका गहन चिकित्सा न दी जाए, इसमें कहा जाए तो कुशल डॉक्टरों के द्वारा इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी तत्काल संभव होती है इसके द्वारा। यह इतना खतरनाक होता है। फास्फोरस से निर्मित पेक्टासाइड वाष्प के आवरण के टुकड़ों की वजह से गंभीर चोटें सफेद फास्फोरस युद्ध में मुख्य तौर पर दो तरीकों से नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है। यह क्या होता है कि यह जलन पैदा करता है, जहां भी इसका प्रयोग किया जाता है त्वचा जो होती है बुरी तरह बर्न हो जाती है, बुरी तरह जल जाती है। और जब आप उसको सांस लेते हैं तो मैंने जैसा कि बताया कि अंदरूनी जो अंग होते हैं उनको भी बुरी तरह डैमेज कर देता है। मैं कुछ तस्वीरें थी उसको ऐड नहीं कर सकता था, यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट कर देता वीडियो को या फिर जो है कुछ दिक्कत आ जाती, इसलिए मैंने नहीं किया। आप यूट्यूब पे अगर जाइए सफेद फास्फोरस के जो है परिणाम वगैरह डालेंगे, अगर गूगल पे भी डालेंगे तो वहाँ ऐसी ऐसी तस्वीरें आएंगी, वहाँ पे ब्लर लगा हुआ है, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो तस्वीरें नहीं दिखेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत माइंड डिस्टर्बिंग जो है पिक्स हैं वहाँ पे। यह सफेद फास्फोरस का परिणाम होता है। देखिए मैं यहाँ पर किसी की तरफ तो नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी के खिलाफ ना किसी के पक्ष में, लेकिन एक मानवता के नाते ऐसे हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो कि कहा जाए तो एक हैजार्डस जो कंडीशन पैदा कर रही हैं और बहुत बड़े लेवल पे। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, वे व्यक्ति भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि युद्ध में मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं कि इसमें ज्यादातर निर्दोषों की जान जाती है। रासायनिक हथियार के तौर पर अगर बात करें तो ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग इसके जहरीले गुणों के माध्यम से जानबूझकर मौत या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। यहां आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यह इस क्षेत्र में रहने वाले जहां तक यह धुआं जाएगा, जहां तक ये जाएगा वहां तक के लोगों को यह जो है नुकसान करेगा। विशेष रूप से जहरीले रसायन से हथियार बनाने के लिए डिजाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य हथियार भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा में आते हैं। इसमें सरीन गैस वगैरह, मस्टर्ड गैस वगैरह भी आती है और भी बहुत सारे तत्व प्रयोग में किए जाते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए रासायनिक हथियार के तौर पर और किन किन गैसों का प्रयोग किया जाता है। हथियार के उपयोग के संबंध में कुछ अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं
और इसमें जो मुख्य रूप से जिनेवा में कन्वेंशन हुआ था, रासायनिक हथियार कन्वेंशन, इस पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश हेतु एक बहुपक्षीय संधि है। CWC के लिए वार्ता की शुरुआत 1980 में निशस्त्रीकरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू हुआ था। इस कन्वेंशन का मसौदा सितंबर 1992 में तैयार किया गया और जनवरी 1993 में से हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया। यह अप्रैल 1957 से प्रभावी हो गया। यह पुराने और प्रयोग किए जा चुके रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है। हालांकि कहा जाता है कि चीन और रूस आज भी हथियार इसका रखे हुए हैं, अपने पास, इनके पास भंडारण है। सभी सदस्य देशों को उनके पास मौजूद दंगा नियंत्रण एजेंट, यानी कि जो आंसू गैस प्रयोग में किया जाता है, जैसे क्या होता है कि आंसू गैस छोड़ दिया जाता है तो आंखों में इतना तेज जलन होता है, नाक में लोग वहां से भाग जाते हैं, के विषय में भी घोषणा करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि इस प्रकार की गैस के पर भी नियंत्रण लगाई जानी चाहिए। भारत क्या इसमें सिग्नेटरी कंट्री है? क्या भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है? क्या भारत इसमें शामिल है? तो बता देना चाहता हूं, जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किया है भारत ने भी। और ऐसे जहां पर मानवीय अधिकारों की बात की जाती है, जहां पे मानवता की बात की जाती है, जहां पे मानवीय मूल्यों की बात की जाती है, भारत वहां हमेशा से आगे रहा है। यहां पर भी आज आप देखेंगे भारत का स्टैंड भले ये कह रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन हम इजराइल के साथ हैं कैसी परिस्थिति में? जो उस पर आतंकवादी हमला हुआ वैसी परिस्थिति में हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार से अमानवीय कृत्य किया जा रहा है तो भारत वहां कभी भी किसी देश का साथ नहीं देता। यह हमारी पॉलिसी आज से नहीं है, हमारी पॉलिसी नेहरू जी के समय से चली आ रही है। रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 CWC को लागू करने हेतु पारित किया गया था। यह कन्वेंशन प्रतिबंधित करता है, कैसे प्रतिबंधित करता है? रासायनिक हथियारों का विकास, डेवलपमेंट पे, उत्पादन पे, प्रोडक्शन पे, अधिग्रहण, भंडारण और प्रतिधारण, हर तरह से यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है। रासायनिक हथियारों का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन पे भी बैन लगाता है। हथियारों का उपयोग, आप इनको प्रयोग नहीं कर सकते कहीं भी। CWC द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य पक्षों की सहायता करना, यह चीजें हैं। दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग युद्ध सामग्री के रूप में करना, यह भी एक जो है इसके प्रतिबंधों में शामिल है। CWC के अलावा एक और समूह है जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया समूह, रासायनिक या जैविक हथियारों के प्रसार को भी रोकता है। यह ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया समूह देशों का एक अनौपचारिक मंच है, इनफॉर्मल मंच है, जो किसी भी ऐसी सामग्री के निर्यात को नियंत्रित कर सुनिश्चित करता है कि इसका उपयोग रासायनिक जैविक हथियारों के विकास में न किया जाए। मतलब अगर कोई ऐसी गैस या कोई ऐसा जो कहा जाए लिक्विड जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है या कहीं भेजा जा रहा है जिसके द्वारा संभावना है कि इसका प्रयोग रासायनिक हथियारों के तौर पे बनाने में या किसी देश को सप्लाई की जा रही है, तो उस पर यह बैन लगाता है। वर्ष 1985 में ऑस्ट्रेलिया समूह का गठन किया गया, ऑस्ट्रेलिया समूह का गठन किया गया। इराक युद्ध के दौरान इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के उपयोग से प्रेरित था। ठीक है। राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण उपाय ऑस्ट्रेलिया समूह के सदस्यों को रासायनिक हथियार कन्वेंशन और जैविक एवं विषाक्त हथियार कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में सहायता करता है। मतलब CWC और ऑस्ट्रेलिया समूह ये दोनों रासायनिक हथियारों के प्रयोग पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, भंडारण पर, उत्पादन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हैं। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि भारत इसका सदस्य देश है और भारत ने न केवल इस पे उसने हस्ताक्षर किया बल्कि इसके नियमों का पालन भी करता आ रहा है और प्रयास करता है कि बाकी देशों को भी ऐसा करना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से ये देश शामिल है। इसमें यूरोपीय संघ सहित 43 सदस्य देश हैं। सदस्य सर्वसम्मति के आधार पर काम करते हैं, मतलब कोई जो है लीगली बाइंड नहीं है इसमें। इसकी वार्षिक बैठक पेरिस फ्रांस में आयोजित की जाती है निश्चित जगह पे। भारत 19 जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलिया समूह में 43वें प्रतिभागी के रूप में शामिल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया समूह ने सर्वसम्मति से भारत को सदस्य के रूप में स्वीकार किया। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? भारत जैसा इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री, हर ग्रुप चाहता है, समूह चाहता है भारत वहां शामिल हो, जिससे उसकी वैश्विक स्वीकारोक्ति हो, वैश्विक एक्सेप्टेंस बढ़े उस समूह की। इसलिए चाहते हैं कि भारत वहां अपनी सहभागिता दिखाए। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रासायनिक हथियार का प्रयोग, खासकर सफेद फास्फोरस का प्रयोग क्या है, कैसे यह काम करता है, इसका दुष्प्रभाव क्या क्या है,
और इसके बारे में इसको नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के समूह बनाए गए हैं, उनका कार्य क्या है, इनके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, और भारत उनका सदस्य है या नहीं है ये भी चीजें देख लिया। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।